ये है edu.inside और आज के इस अंक में हम बात करने वाले हैं रतन टाटा के जीवन के दिलचस्प बातों के बारे में जिन्हें शायद ही कोई जानता हो। उद्योग जगत के महानायक रतन टाटा का निधन देश के लिए एक अपूरणीय क्षति है, ये तो हम सभी जानते हैं। उन्होंने न सिर्फ टाटा समूह को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया था, बल्कि भारतीय उद्योग को वैश्विक मंच पर प्रतिष्ठा भी दिलाई थी। उनके नेतृत्व में टाटा समूह ने कई ऐतिहासिक अधिग्रहण किए और समाज कल्याण में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। रतन टाटा की विरासत हमेशा प्रेरणादायक रहेगी और उनका जाना देश को गहरे शोक में डाल गया है। बता दें कि वर्तमान में टाटा ग्रुप की कमान एन चंद्रशेखरन के हाथों में है। 1937 में जन्मे रतन टाटा का पालन पोषण 1948 में उनके माता पिता के अलग होने के बाद उनकी दादी नवाजबाई टाटा ने किया था। रतन टाटा साल 1962 में कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से बी ऑर्ग की डिग्री प्राप्त की थी। 1962 के अंत में भारत लौटने से पहले उन्होंने लॉस एंजल्स में जोन्स और इमंस के साथ कुछ समय काम किया था। 2008 में भारत सरकार ने उन्हें देश का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण प्रदान किया था। वो 28 दिसंबर 2012 को टाटा सन्स के चेयरमैन के रूप में रिटायर हुए थे। रतन टाटा की उल्लेखनीय यात्रा तब शुरू हुई जब उन्होंने साल 1991 में ऑटोमोबाइल से लेकर स्टील तक के विभिन्न उद्योगों में फैले टाटा समूह की बागडोर संभाली। साल 1996 में उन्होंने टाटा टेली सर्विसेज की स्थापना की और 2004 में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध करवाया, जो कंपनी के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ। रतन टाटा के नेतृत्व में कुछ ऐतिहासिक अधिग्रहण भी हुए, जो कि इस प्रकार से हैं। टेटली टाटा टी द्वारा 450 मिलियन अमेरिकी डॉलर में ब्रिटिश चाय कंपनी टेटली का अधिग्रहण किया गया। ये भारतीय कंपनी का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय अधिग्रहण था। टाटा स्टील ने 62 बिलियन पाउंड में यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी स्टील निर्माता कंपनी कोरस का अधिग्रहण किया। ये भारतीय स्टील उद्योग का अब तक का सबसे बड़ा सौदा था। टाटा मोटर्स ने 2.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर में प्रतिष्ठित ब्रिटिश कार ब्रांड जैगुआर और लैंड रोवर का अधिग्रहण किया। ये सौदा टाटा मोटर्स के लिए एक बड़ी सफलता साबित हुआ और कंपनी को वैश्विक ऑटोमोबाइल बाजार में मजबूती दी। साल 2000 में उन्हें भारत सरकार ने पद्म भूषण और साल 2008 में उन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उनके द्वारा नैनो कार से लेकर जैगुआर तक लिए गए निर्णयों में लोगों का नजरिया बदला। वो एक ऐसे शख्स रहे हैं जिनकी कहानियां सुनकर पीढ़ियां बड़ी हुई हैं और शायद ही कोई व्यक्ति हो जिसने उनके कंपनी द्वारा बनाए गए वाहन में कभी सफर न किया हो। टाटा मोटर्स के नाम से बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक सभी जानते हैं। जब जे.आर.डी. टाटा ने 1991 में टाटा सन्स के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो उन्होंने रतन टाटा को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। उन्हें कई कंपनियों के प्रमुखों से कई बड़े प्रतिरोध का सामना भी करना पड़ा, जिन्होंने अपनी अपनी कंपनियों में दशकों तक काम किया था। टाटा ने सेवानिवृत्ति की आयु निर्धारित करके उनकी जगह लेना शुरू कर दिया। उन्होंने प्रत्येक कंपनी के लिए समूह कार्यालय से रिपोर्ट करना अनिवार्य कर दिया। उनके नेतृत्व में टाटा सन्स की अतिव्यापी कंपनियों को एक समन्वित इकाई के रूप में सुव्यवस्थित किया गया। उनके 21 वर्षों के कार्यकाल के दौरान राजस्व 40 गुना से अधिक और लाभ 50 गुना से अधिक बढ़ा। उन्होंने टाटा टी को टेटली, टाटा मोटर्स को जैगुआर लैंड रोवर और टाटा स्टील को कोरस का अधिग्रहण करने में मदद की, जिससे ये संगठन मुख्यतः भारत केंद्रित समूह के वैश्विक व्यवसाय में परिवर्तित हो गया। रतन टाटा ने नैनो कार की भी संकल्पना तैयार की थी। कार की कीमत ऐसी रखी गई थी जो औसत भारतीय उपभोक्ता की पहुंच में थी। रतन टाटा विशेष रूप से जाने जाते हैं अपने परोपकारी कार्यों के लिए। शिक्षा, चिकित्सा और ग्रामीण विकास के समर्थक होने के नाते रतन टाटा ने चुनौतीपूर्ण क्षेत्र में बेहतर जल उपलब्ध कराने के लिए न्यू साउथ वेल्स विश्वविद्यालय के इंजीनियर संकाय को सहयोग दिया। टाटा शिक्षा एवं विकास ट्रस्ट ने 28 मिलियन डॉलर का टाटा छात्रवृत्ति कोष प्रदान किया था, जिससे कॉर्नेल विश्वविद्यालय भारत के स्नातक छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान कर सके। वार्षिक छात्रवृत्ति से एक समय में लगभग 20 छात्रों को सहायता मिलती थी। टाटा समूह की कंपनियों और टाटा
चैरिटीज ने 2010 में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल को एक कार्यकारी केंद्र के निर्माण के लिए $50 मिलियन का दान दिया था। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने संज्ञानात्मक प्रणालियों और स्वचालित वाहनों पर शोध हेतु कार्नेगी मेलन विश्वविद्यालय को $35 मिलियन का दान दिया था। ये किसी कंपनी द्वारा दिया गया अब तक का सबसे बड़ा दान है और 48,000 वर्ग फुट की इमारत को TCS हॉल कहा जाता है। टाटा समूह ने 2014 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे को $950 मिलियन का एक ऋण दिया गया और टाटा सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन का गठन किया गया। ये संस्थान के इतिहास में अब तक का प्राप्त सबसे बड़ा दान था। टाटा ट्रस्ट ने भारतीय विज्ञान संस्थान न्यूरोसाइंस सेंटर को अल्जाइमर रोग के कारणों के अंतर्निहित तंत्र का अध्ययन करने और इसके शीघ्र निदान और उपचार के लिए तरीके विकसित करने हेतु $750 मिलियन का अनुदान भी प्रदान किया था। टाटा समूह ने संसाधन विवश समुदायों की चुनौतियों का समाधान करने के लिए मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में MIT टाटा सेंटर ऑफ टेक्नोलॉजी एवं डिजाइनिंग की भी स्थापना की थी, जिसका प्रारंभिक फोकस भारत पर था। रतन टाटा ने 2011 में कहा था, मैं 4 बार शादी करने के करीब पहुंचा, लेकिन हर बार डर के कारण या किसी न किसी के कारण से मैं पीछे हट गया। लॉस एंजल्स में काम करते समय उन्हें एक लड़की से प्यार हो गया था और उन्हें भारत लौटना पड़ा था क्योंकि उनके परिवार का एक सदस्य बीमार था। लड़की के माता पिता ने उसे भारत आने की अनुमति नहीं दी। टाटा अपनी प्रतिबद्धता पर अडिग रहे और जीवन भर अविवाहित रहे।